Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 10th of chapter 3 of Capital Market Module and the chapter's name is Clearing, Settlement and Legal Framework. So, what are we going to talk about is legal framework. आज हम बात करने वाले हैं legal framework की. Legal framework क्या होता है? देखिए, legal मतलब law से related, framework मतलब एक ऐसे structure. तो इसकी हमें देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कैसे क्लियर होता है, कैसे सेटल होता है, कैसे रिस्क मैनेज होता है, हमने ये सब पढ़ लिया. ठीक है, बट इस सब को करने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि वी लिव इन इंडिया, तो हमको एक पूरी कंट्री को रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉज चाहिए, कुछ रेगुलेशंस चाहिए, कुछ रूल्स चाहिए, है ना, जो कि हमको कहाँ मिलती है, वो हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है. तो हम उसके हिसाब से अपना काम करते हैं. अब ये तो हो गई इंडिया की बात. अगर हम स्कूल में भी जाते हैं या फिर हम किसी कॉलेज में भी जाते हैं तो वहाँ के भी कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि हर स्टूडेंट्स को, हर टीचर को, मतलब हर प्रोफेसर को, प्रिंसिपल को, हर को सभी को फॉलो करने होते हैं. घर में भी ऐसे रूल्स होते हैं ताकि जो घर है वो सिस्टमैटिक तरीके से चल सके, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. और मान लो कि जैसे दो भाई बहनों में मान लो लड़ाई हो गई है, दोनों पास पास बैठे हुए लड़ाई हो गई, तो मम्मी आएंगी, हमने अपने पेरेंट्स को बताया कि देखो लड़ाई हो गई, तो वो आएंगे, वो क्या बोलेंगे कि देखो तुम दोनों अलग अलग हो जाओ, अब तुम दोनों पास में नहीं बैठोगे, है ना. तो ये क्या हुआ, पहले रूल था कि साथ में बैठ के खाते थे, मान लो सब साथ में बैठ गए, अभी लड़ाई हो गई तो मम्मी ने क्या किया, रूम में जो रूल था उसको चेंज कर दिया. उन्होंने बोला कि तुम दोनों अलग अलग प्लेट्स में खाओ. तो ये क्या हुआ कि जब सिस्टम में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम रूल्स को उसके हिसाब से चेंज कर रहे हैं. तो ये एग्जाम्पल मैंने उसी को लेकर आपको समझाया है कि जिस तरीके से अगर सिक्योरिटीज मार्केट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी मार्केट में अगर कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, कोई भी अगर मिसकंडक्ट किया जाता है, तो सेबी और जितने भी रेगुलेटर्स हैं मार्केट के, अब रेगुलेटर्स कौन है आपको बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई, है ना, डीईए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वगैरह वगैरह, जो मैंने आपको चार बता दिए, ये मार्केट के रेगुलेटर्स हैं. ये क्या करते हैं, मार्केट को रेगुलेट करने का काम करते हैं. तो ये देखेंगे कि जहां मार्केट में अगर दिक्कत आ रही है तो हमको कुछ रूल्स बनाने हैं, कुछ रेगुलेशन बनाने हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं. तो इन्हीं रूल्स को हम पढ़ने वाले हैं. एक बार में मैं आपको सिर्फ 2 ही रेगुलेशन रूल्स पढ़ाऊंगी, वरना रायता फैल जाएगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा. ठीक है, चलिए. और इसके पीछे जो रिपोर्ट्स दे रखी है उसको आप खुद पढ़ लीजिए, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. अगर आपको समझ नहीं आता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए शुरू करते हैं. सेबी इंटरमीडिएरीज रेगुलेशन 2008. अब इस एक्ट का नाम पढ़ते ही हमको समझ में आ रहा है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो सेबी ने बनाए हैं, है ना, सेबी एक्ट के अंतर्गत बनाए गए हैं. और वो किसके लिए हैं, इंटरमीडिएरीज के लिए. इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं, बिचौलिए, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, है ना, रजिस्ट्रार्स, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ये सब डिपॉजिटरीज, पार्टिसिपेंट, कस्टोडियंस, ये सब इंटरमीडिएरीज है जो कि इन्वेस्टर और इशूअर के बीच में हेल्प करती है ट्रेड को सेटल करने में. ठीक है, तो अभी हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं. अगर आपको कोई भी डाउट आता है बीच में तो आप उसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए. ठीक है, और हम देख लेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे. और मैं आपको बीच में ये भी बता दूंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है. चलिए, one of the main function of the SEBI is register and regulate the functioning of various types of intermediaries and persons associated with the security market in a manner as to ensure smooth functioning of the markets and protection of interest of the investor. अब मैंने जल्दी से पढ़ दिया, अब मैं इसको समझाऊंगी आपको कि मेन फंक्शन सेबी का क्या है, कि जितने भी इंटरमीडिएरीज होती हैं उसको रजिस्टर एंड रेगुलेट कौन करता है, उनका रजिस्ट्रेशन सेबी में होता है और उनको रेगुलेट भी कौन करता है, सेबी करता है. ठीक है, और सिक्योरिटी मार्केट को, सिक्योरिटीज मार्केट ताकि स्मूथ तरीके से चले, इसके लिए भी रेगुलेशंस कौन बनाता है, सेबी बनाता है. और इंटरेस्ट किसके, इन्वेस्टर के जो इंटरेस्ट होते हैं, मतलब कि इन्वेस्टर के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सेबी करता है. इंटरमीडिएरीज कौन कौन होती है ये मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक सब बता दिया है. ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे. चलिए आगे आ जाते हैं, इसको देखते हैं. सेबी हैड इशूड रेगुलेशंस गवर्निंग द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ईच ऑफ दीज इंटरमीडिएट्स. देखिए सेबी ने क्या किया है, सेबी इशू करती है रेगुलेशन किसके लिए, कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, कौन सा फ्रेमवर्क किस तरीके से बनेगा, इन सब की रेगुलेशन कौन इशू करता है, सेबी इशू करता है. सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके, हाउएवर गिवन द फैक्ट दैट मेनी रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ मोस्ट इंटरमीडिएरीज आर कॉमन, सेबी कंसोलिडेटेड दीज रिक्वायरमेंट्स एंड इशूड द सेबी इंटरमीडिएरीज रेगुलेशन एक्ट 2008. These regulations were notified on May 26, 2009. ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि इंटरमीडिएरीज से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ज्यादातर सेम ही थे, बट फिर भी सेबी ने उनको सबको कंसोलिडेट करके एक रूल बना दिया, एक रेगुलेशन बना दिया, और जिसका नाम उसने क्या दिया,
सेबी इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस 2008। ठीक है, इसमें वो क्या बताता है कि कौन कौन इंटरमीडियरीज हैं, कौन से कैसे उनको काम करना है, ये सब विल स्टडी। ठीक है, दीज रेगुलेशंस अप्लाई टू ऑल इंटरमीडिएट, जितने भी इंटरमीडिएट सब पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट, अब इस एक्सेप्ट जो यहाँ पर लिखा है इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहीं पर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ लिया जाए। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड वेंचर कैपिटल फंड, ये जो 5 चीजें हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, collective investment schemes and venture capital funds, these are not considered as intermediaries by the SEBI। okay, चलिए अब हम सैलिएंट फीचर्स पढ़ लेते हैं इस रेगुलेशन की कि क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं। देखिए, द सेबी रेगुलेशन पुट इन अ प्लेस वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन, सेबी ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन सिस्टम बनाया है जो कि हर इंटरमीडिएट पर एप्लीकेबल होता है और इसके कॉमन जो रिक्वायरमेंट होते हैं, जो इसके एक तरीके से साइलेंट फीचर में जो हमें बताया गया है कॉमन रिक्वायरमेंट होते हैं जो उसके रेगुलेशन के, वो क्या है कि ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेबी ही स्टॉक ब्रोकर्स को रजिस्ट्रेशन ग्रांट करता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। जर्नल जो ऑब्लिगेशन होती है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑब्लिगेशन जो होती है जो कि पूरी करनी होती है इंटरमीडिएट्स को, वो सेबी बताता है। कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट उनका कैसा रहेगा और कैसा अगर गलत किया तो क्या किया जाएगा, ये भी सेबी उनको बताता है। ठीक है, कॉमन प्रोसीजर फॉर एक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, अगर डिफॉल्ट किया तो क्या होगा, मिसलेनियस प्रोविजंस, ये सारे इंटरमीडिएट्स एक्सेप्ट जो मैंने आपको 5 ऊपर बता दिए उनके लिए, उनके अलावा सब पर अप्लाई होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर, चलो इसको देख लेते हैं हम। An applicant can file application in the prescribed format along with the additional information as required under the relevant regulation along with the requisite fees। देखो जो एप्लीकेंट है, कोई भी जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेशन दे सकता है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो कि सेबी ने बताया है और उसके संग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जो कि रेगुलेशंस में जो कि ज़रूरी है, जो कि सेबी मांगता है अपने जो कि एक इंडिविजुअल है जो कि चाहता है कि मैं इंटरमीडिएट बनूं, तो उससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी जो कि उसको देनी पड़ेगी सेबी को विद द रिक्वेस्टेड फीस, और कुछ फीस भी देनी पड़ेगी। ठीक है, और प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर इस फाइल द डिस्क्लोजर इन द स्पेसिफाइड फॉर्म, इसे हो जाता है। द डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड पब्लिक बाय अपलोडिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट स्पेसिफाइड बाय सेबी। और जितने भी इंडिविजुअल अगर ही और शी इज डिजायरिंग टू बी अ इंटरमीडिएट, तो उसको क्या करना पड़ता है, he or she will have to upload the information on the website specified by SEBI। मतलब सेबी ने जो कि एक वेबसाइट बताई है उसके हिसाब से उसको वहाँ पे अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक करनी पड़ेगी, सो दैट इफ एनी इन्वेस्टर कम्स एंड वॉच द जितनी भी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरमीडिएट, तो उसको पता चल जाए कि मुझे किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना, किसका पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इधर। द कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट हैज बीन स्पेसिफाइड एट वन प्लेस। सेबी ने इस रेगुलेशन में जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं उनके लिए जैसा भी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए वो सारा एक एट वन प्लेस बता रखा है कि ऐसा ऐसा ही होना चाहिए। ओके, चलिए। द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू इंटरमीडिएट्स हैज बीन मेड परमानेंट अनलेस सरेंडर्ड बाय द इंटरमीडिएट और सस्पेंडेड और कैंसल्ड इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशन। देखो, जो रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट्स को सेबी द्वारा दी जाती है वो परमानेंट होती है अनलेस वो खुद उसको सरेंडर कर दे या फिर वो ऐसा कोई कंडक्ट करें जिससे कि सेबी ने उसको सस्पेंड कर दिया उनको, या फिर उनको एक्सपेल कर दिया। ठीक है, जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से, तो जो उनका मेंबरशिप जो रजिस्ट्रेशन उनका हुआ है वो उनका उनसे छिन जाएगा, अदरवाइज ये परमानेंट होता है। ठीक है, चलो। Procedure for action in case of default and manner of suspension or cancellation of certificate has been simplified to shorten the time usually faced by the parties without compromising with the right of reasonable opportunity to be heard। ये क्या कह रहा है कि in case of a default जो प्रोसीजर होगा है ना, जो मैनर होगा सस्पेंशन का, कैंसिलेशन करने का, उसको बहुत ही मतलब अगर कोई डिफॉल्ट कर देता है और अगर उसको सस्पेंड करना है सेबी को या फिर उसका सर्टिफिकेट कैंसिल करना है, तो ये जो पूरा काम है इसको बहुत ही शॉर्टन कर दिया गया। इसको मतलब बहुत ही कम टाइम में ही उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लो कि 2 महीने से पेंडिंग पड़ी है रिक्वेस्ट की, बोल रहे हैं कि भाई ये बंदा गलत है, ये स्टॉक ब्रोकर गलत काम कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, और 1 साल होने जा रहा है और वो बंदा अभी भी काम कर रहा है और उसकी वजह से बड़ी सारी पार्टीज को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, रीजनेबल टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में उसको एक्शन लिया जाता है। सेबी इस रेगुलेशन के अंतर्गत उसको एक्शन लेती है और जो भी उसको करना होता है काम वो करती है।
ठीक है. While common requirements will be governed by the new regulation, the intermediate specific requirements will continue to be as per the relevant regulation applicable to individual intermediaries. देखो जो कॉमन जो रिक्वायरमेंट है विल बी गवर्नड बाय द न्यू रेगुलेशन, मतलब जो कॉमन जो रिक्वायरमेंट है जो कि न्यू रेगुलेशन के हिसाब से चलती है, और अगर इंटरमीडिएट कोई इंडिविजुअल है तो उसके हिसाब से अलग रूल लगता है. ठीक है. चलो अब आ जाते हैं हमारा आगे. अभी हमारा दूसरा रूल आ गया है. हम इसी को पढ़ेंगे पूरा. आप वीडियो को स्किप ना करते हुए इसको पूरा देखिए, तो भी आपको अच्छे से समझ में. अगर आप स्किप करते रहेंगे बार बार तो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है. चलिए, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015. देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है. सबसे पहले हमको ये समझना है कि इनसाइडर क्या होता है. इनसाइडर मतलब कि कोई भी बंदा जो कि अंदर कंपनी के अंदर काम करे. इसके बारे में ये जो रेगुलेशन है ये कैसे डिफाइन करता है इनसाइडर को, ये हम नीचे पढ़ेंगे. बट मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में बता दूं ताकि आपको नीचे तक बात समझ में आने लगे कि इनसाइडर क्या होता है. मान लो कि कंपनी का कोई बंदा जो कि कंपनी से जुड़ा है या कंपनी से जुड़ा हुआ लगता है या कंपनी से जुड़ा हुआ हो सकता है किसी भी तरीके से. ठीक है. या कोई बिजनेस पार्टनर है, कोई प्रोफेशनल कोई रिलेशन है, तो इन सब ने अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करी है तो उसके हिसाब से उसको प्रोहिबिट करने के लिए. अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है अब हम इसको पढ़ ही लेते हैं, तभी हमको पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा. ठीक है. द मैल प्रैक्टिस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग इफेक्ट्स द इनोसेंट इन्वेस्टर. जो इनसाइडर ट्रेडिंग की जो मैल प्रैक्टिस है, मतलब कि आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये एक खराब चीज़ है. अभी खराब चीज़ क्या है, ये मार्केट पे बुरा इम्पैक्ट डालती है. ठीक है. इन्वेस्टर के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है उसको लो करती है. तो ये एक तरीके से नेगेटिव चीज़ है. इतनी आप बात समझ जाइए. इन सिंपल टर्म्स इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स सेलिंग और बाइंग इन एनी सिक्योरिटी on the basis of price sensitive unpublished information of a listed corporate which if published could lead to a fall or rise in the prices of shares of the corporate. देखिए ये क्या बोल रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि कोई भी बंदा सेलिंग या बाइंग करता है सिक्योरिटीज में ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस सेंसिटिव अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन. और प्राइस सेंसिटिव अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन क्या होती है इसके बारे में आपको तो आगे तो पता चलेगा ही. मैं आपको अभी भी फिर भी बता देती हूँ. जैसे कि मान लो कि कोई भी कंपनी कोई भी बड़ा काम करने वाली, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने वाली है, कोई अमेलगेमेशन करने वाली है, कोई टेक ओवर लेने वाली है, कोई वो बायबैक करने वाली है. बायबैक तो आई थिंक आप समझते होंगे. जैसे कि कंपनी जब अपने इन्वेस्टर्स से अपने शेयर वापस खरीद लेती है तो उसको बायबैक बोलते हैं, या फिर कोई भी मेजर इशू ऑफ सिक्योरिटीज होने वाला, ये सब होती है प्राइस सेंसिटिव अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है, जो कि होती है. ठीक है. और इसके बेसिस पे अगर किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की तो वो गलत चीज़ है और इसको सेबी प्रोहिबिट करता है. मान लो कि मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ या फिर मैं एम्प्लॉय हूँ. मान लो ठीक है मैं एम्प्लॉय हूँ. मेरे को पता चल गया कि अभी मेरी जो कंपनी है इसके प्राइसेस के जो शेयर हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा हाई जाने वाले हैं. तो मैं क्या करूँगी, बहुत सारे शेयर खरीद लूँगी. ठीक है. बहुत सारे शेयर मुझे जो अभी मान लो कि अभी वो मुझे 100 रुपये में मिल रहे हैं, पर अब मुझे वोलेटिलिटी इंडेक्स देखकर पता चलता है कि आगे 30 डेज में कितना आगे जाने वाला है. तो मुझे पता चल रहा है कि इसका शेयर 500 या 1000 तक हो सकता है. तो मैं क्या करूँगी, मैं बड़े सारे शेयर खरीद लूँगी और जब इतना प्राइस हो जाएगा तो मैं उसको बेच दूँगी, तो मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा. बट अभी क्या हुआ, मैंने ये गलत काम किया. ठीक है. जो इन्फॉर्मेशन कंपनी ने नहीं दी थी मैंने वो चोरी करी एक तरीके से, और मैंने ये गलत काम किया है. ठीक है. मैंने कंपनी के विश्वास का गलत फायदा उठाया है. ठीक है. तो ये सब है इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसको प्रोहिबिट करने के लिए सेबी काम करता है. सेबी के रेगुलेशन है जिसको हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या बोलता है. तो टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सेबी ने इशू किए हैं ये वाली रेगुलेशन, सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 1992. ठीक है. दीज रेगुलेशन वर फर्दर मेड स्ट्रिंजेंट. स्ट्रिंजेंट मतलब उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया थ्रू अमेंडमेंट्स. वो 1992 में बनाया गया था, फिर 2015 में उसको और भी स्ट्रिक्ट किया गया. ठीक है. अब ये क्या कहता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इनसाइडर का जो टर्म है ये आपको इस रेगुलेशन में ही समझने को मिलेगा. इसमें आपको डेफिनेशन मिलेगा. जैसे बहुत सी चीज़ों की डेफिनेशन दे रखी है इस रेगुलेशन में जिसको वी विल स्टडी. चलो, द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यूज्ड इन रेगुलेशंस आर, अब मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. डीलिंग इन सिक्योरिटी. डीलिंग इन सिक्योरिटी का क्या मतलब है, एन एक्ट ऑफ सब्सक्राइबिंग, बाइंग, सेलिंग, अग्रीइंग टू सब्सक्राइब, बाय, सेल और डील इन एनी सिक्योरिटी बाय एनी पर्सन ईदर एज प्रिंसिपल और एजेंट. अब डीलिंग इन सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि आप या तो बोल रहे हो कि मैं खरीदूंगा, अभी ना आपने खरीदा ना बेचा, मैं खरीदूंगा. दिस इज एन एक्ट ऑफ सब्सक्राइबिंग. ठीक है. जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आए. ठीक है. तो उस तरीके से आप मतलब आपने मेरी वीडियो जो मैं डालने वाली हूँ आपने वो देखा नहीं है. ठीक है.
पर आप क्या, मैं क्या बोल रही हूँ कि उसे सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशन आए। तो मैं उस कंपनी को सब्सक्राइब करूंगी, उस शेयर को, तो मतलब कि जैसे ही कंपनी उसका इशू निकालने वाली होगी तो कंपनी मुझे बता देगी, तो मैं उस शेयर को खरीद लूंगी। ठीक है, बाइंग कर दी, सेलिंग कर दी, तो ये सब है डीलिंग इन सिक्योरिटी। अब इनसाइडर का क्या मतलब है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये आपसे 1 मार्क में मतलब फॉर श्योर पूछा जा सकता है। आपके जितने भी यूटीज या जितने भी टेस्ट, कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आई एम श्योर कि ये पूछा ही जाएगा कि आप बताओ कि इनसाइडर क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं इनसाइडर क्या होने वाला है। एनी पर्सन हु इज और वॉज कनेक्टेड विद द कंपनी, एक ऐसा बंदा जो कि कनेक्टेड है कंपनी से या फिर कनेक्टेड था। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए, कनेक्टेड है या कनेक्टेड था। डीम्ड टू बी हैव बीन कनेक्टेड, ऐसा लगता है कि वो कनेक्टेड कंपनी से हो सकता है। कनेक्टेड है, कनेक्टेड हो सकता था, कनेक्टेड हो सकता है। रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सेस टू अनपब्लिश्ड, ऐसा लगता है कि उसके पास अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है कंपनी की। ठीक है, वो बंदा, कोई पर्सन कंपनी से कनेक्टेड है, कोई पर्सन कनेक्टेड से कंपनी कनेक्टेड था, कोई पर्सन कनेक्टेड कंपनी से हो सकता है या हो सकता था, या फिर उस बंदे के बारे में हमको लगता है कि इसके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो या फिर उसको वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर लिया उसने, या फिर उसके पास एक्सेस उसका था। एक्सेस है या फिर एक्सेस, यहाँ पे हैव एक्सेस लिखा है, यहाँ पे हैड एक्सेस लिखा है। एक्सेस है या फिर एक्सेस था, तो ये जो बंदा है ये इनसाइडर हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। आप मेरी किसी जो मैंने ये बोला इसको बार बार स्किप करके सुनिए, आपको याद हो जाएगा यही चीज। ठीक है, उसके बाद आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लॉज है उसमें बहुत ही रटना पड़ता है, लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अगर हमको समझ नहीं आई ये चीजें तो वी विल नॉट बी एबल टू राइट ऑन द पेपर। ठीक है, चलिए। अब कनेक्टेड पर्सन मीन्स एनी पर्सन। अब कनेक्टेड पर्सन, मैंने आपको बोला पर्सन कनेक्टेड है या कनेक्टेड था, तो कनेक्टेड में कौन से बंदे को लेते हैं, डीम्ड ऑफ कनेक्टेड में किसको लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, कनेक्टेड कौन हो सकता है कंपनी से, डायरेक्टर हो सकता है एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ऑक्यूपाइज ए पोजीशन एज एन ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या तो डायरेक्टर हो सकता है, या एक ऑफिसर हो सकता है, या फिर एक एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है, कोई उसके प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप हो सकते हैं उसके और कंपनी के बीच में। ठीक है, उसके पास एक्सेस हो सकता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। चलिए, ये हो गया कनेक्टेड पर्सन। अब आ जाते हैं, पर्सन इज डीम्ड टू बी अ कनेक्टेड पर्सन इफ, अगर कोई बंदा डीम्ड किसको कहा जाएगा कि मतलब ऐसा लगता है कि शायद वो कनेक्टेड हो सकता है, तो ऐसा कौन सा बंदा है जिसको सिर्फ हमें शायद लगता है, मतलब दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, सॉरी, is a company deemed to be connected person is a company under the same management or group of any subsidiary company or blah blah। चलिए, कोई कंपनी हो सकती है, is an intermediary as specified in section 12 of SEBI Act 1992। कोई इंटरमीडियरी हो सकती है जो कि सेबी के सेक्शन 12 एक्ट जो है, सेबी एक्ट 1992, उसके सेक्शन 12 में इंटरमीडियरी शो करता है। इंटरमीडियरी कौन कौन होते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, ये सब ऑफिशियल ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। चलिए, तीसरा, अभी हमने क्या पढ़ लिया है, देखो अभी इसको फिर से रिवाइज करते हैं। कोई डीम्ड, अभी हम डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन का पढ़ते हैं कि कौन सा बंदा कनेक्टेड हो सकता है, तो वो कोई कंपनी हो सकती है, वो कोई इंटरमीडियरी हो सकता है, वो कोई मर्चेंट बैंकर, ये देखो इधर स्क्रॉल हो गया, इधर आओ, कोई मर्चेंट बैंकर, कोई शेयर ट्रांसफर एजेंट, कोई रजिस्ट्रार टू एन इशू, कोई सब ब्रोकर, कोई पोर्टफोलियो मैनेजर, कोई ब्रोकर, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये सब जो है ये सब भी हो सकते हैं डीम्ड टू बी अ कनेक्टेड पर्सन। ठीक है, इज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एन एम्प्लॉय, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई एम्प्लॉय मतलब हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर हो सकता है। ठीक है, इज एन ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब कोई भी ऑफिसर हो सकता है, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। इज अ रिलेटिव ऑफ एनी ऑफ द अफोर मेंशन्ड पर्सन। ठीक है, कोई भी रिलेटिव हो सकता है, कंपनी का बैंकर हो सकता है। कनेक्टेड पर्सन, जो कनेक्टेड पर्सन, अब कनेक्टेड पर्सन कौन था, अभी इसको यहाँ पे आओ, देखो कनेक्टेड पर्सन कौन था, इसको देखते हैं। कनेक्टेड पर्सन कौन था, इज अ डायरेक्टर और कोई ऑफिसर और कोई एम्प्लॉय और कोई ऐसा बंदा जिसका कंपनी के साथ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप हो। ठीक है, या फिर उसके पास कोई भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, तो ये है कनेक्टेड पर्सन। अब किसी बंदे का कनेक्टेड पर्सन के साथ अगर कोई रिलेशन है तो वो भी डीम्ड टू बी अ कनेक्टेड पर्सन हो सकता है। ठीक है, चलो
अब आ जाते हैं प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होता है। अब ये जैसे मैंने आपको बताया इनसाइडर इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा आप स्किप करेंगे और आप इसको अभी याद करेंगे, ठीक है। और देखिए मैंने जो भी पिछले जो वीडियोस बना रखे हैं तो उसको भी आप रिवाइज करते रहिए ताकि आपका रिविजन होता रहे, क्योंकि एक साइंटिफिक मतलब रिसर्च है कि अगर आपने एक दिन में जो पढ़ा है अगले दिन आप उसको 43% के आसपास उसको भूल जाते हैं। तो अगर इफ यू विल नॉट रिवाइज द कंटेंट यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल दैट जब आपको पेपर में लिखना होगा तो, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या है? एनी इन्फॉर्मेशन विच इज रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू दी कंपनी, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली कंपनी को इफेक्ट करती हो, ठीक है। या फिर अगर पब्लिश हो जाए तो मटीरियली मतलब पैसे से रिलेटेड कंपनी को इफेक्ट करे, या फिर उसकी पोजीशन जो उसकी जो उसका जो एक तरीके से इमेज उसको खराब कर दे, ठीक है। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं। द फॉलोइंग इज डीम्ड टू बी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जो रेगुलेशंस होती हैं, जो एक्ट्स होती है, उनकी लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो आपको हर एक जो वर्ड आ रहा है जिसकी हैव, कहीं हैव लिखा है, कहीं हैड लिखा है, कहीं और लिखा है, कहीं एंड लिखा है, आपको इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। आप इन शब्दों को इग्नोर ना करें। चलिए अब द फॉलोइंग इज डीम्ड टू बी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जो ये फॉलोइंग है ये प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट, कंपनी के पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट निकलते हैं जो कि उसके ऑडिटिंग के बाद जैसे कि निकल रहे हैं कि फाइनेंशियल मतलब कि कितना फायदा हुआ, कितना लॉस हुआ, किस शेयर, कौन सा शेयर कितना गया, कौन सा स्टॉक कितना बिका इस फाइनेंशियल पीरियड में, ठीक है। ये सब होती है फाइनेंशियल रिजल्ट। इंटेंडेड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स, इंटेंडेड मतलब डिक्लेरेशन जो करनी थी डिविडेंड की, इंटेंडेड थी कि डिविडेंड की डिक्लेरेशन करनी है, ठीक है। तो ये सब बातें, ये सब जितनी भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर ये जो बातें जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये बातें अगर बाहर आ गई कंपनी के बाहर तो कंपनी को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो सकता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। चलिए इशू ऑफ सिक्योरिटी, अब कंपनी को इशू करने वाली थी, जैसे मैंने आपको इनसाइडर मैंने आपको समझाया, मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल बता दिया था कि अगर इस तरीके की वो चीज़ होती है, या फिर बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, अगर कंपनी सोच रही है ऐसा करने की बट उसने अभी पब्लिक नहीं की है वो बात, और जो कंपनी का इनसाइडर है, जो कंपनी का अंदर का जो बंदा है, कोई इंडिविजुअल है, वो इस बात को जाके बाहर बता दे, वो इस बात को फैला दे। जैसे कि घर में भी हम बोलते हैं ना, अगर हमारे घर में कोई बात हो रही तो हमारे पेरेंट्स हमको समझाते हैं कि घर बाहर जाके सबको नहीं बतानी है कि घर में ये वाली बात हो रही है, ठीक है। अपने घर की बात अपने तक सीमित रखो। तो अपनी कंपनी की बात अपनी कंपनी तक ही सीमित रखनी है, जब तक कंपनी का ओनर उसको ना कह दे कि इसको बाहर जाके बता दो, ठीक है। एनी मेजर एक्सपेंशन प्लान और एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स, कोई भी मेजर एक्सपेंशन हो सकता था जो कि कंपनी को बताना था बट ये बाहर आ गई बिना बताए, ठीक है। अमलगमेशन, कोई एडिंग हो सकती थी, किसी के संग मर्जिंग कोई मर्जर हो सकता था, कोई टेक ओवर कर सकती थी कंपनी, ठीक है। ये सब प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मतलब कि कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिसमें प्राइस पे फर्क पड़ता है, कंपनी के शेयर्स पे, कंपनी की इमेज पे फर्क पड़ेगा। मैं बार बार आपको रिवाइज करी हूँ क्योंकि आप भूल सकते हैं, ये एक्ट है, रेगुलेशन है, ज्यादा देर तक याद नहीं रहते, तो इसको मैं आपको बार बार बोलूंगी कि आप स्किप करिए, पीछे देखिए, आगे देखिए, नहीं समझ में आता है कॉमेंट में लिखिए, पूछिए, ठीक है। और आपको बस आपका एक ही गोल है कि आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वो कैसे भी समझ में आए। डिस्पोजल ऑफ द होल और सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग, मतलब कि या तो होल का डिस्पोजल करने वाले थे या फिर सब्सटैंशियल पार्ट उसका अंडरटेकिंग का डिस्पोजल करने वाले थे, ठीक है। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन पॉलिसीज, कोई पॉलिसीज में कोई चेंज होने वाला था और ये सारी इंफॉर्मेशन बिना बताए बाहर आ गई, गलत टाइम पर बाहर आ गई बेसिकली। अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, अब अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है? इंफॉर्मेशन विच इज नॉट पब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड से ही समझ में आ रहा है कि इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिश नहीं हुई है वो है अनपब्लिश्ड। बट यहाँ पर आपको ये देखना है कि आगे क्या लिखा है, अनपब्लिश्ड बाय द कंपनी और इट्स एजेंट, ठीक है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है बाहर आती है बट वो किसी कंपनी के एम्प्लॉय ने नहीं बताई, कंपनी के एजेंट ने नहीं बताई, कंपनी ने नहीं बताई, ठीक है, वो बात ऐसी हवा में उड़ते उड़ते रूमर की तरह फैल गई, तो उसको पब्लिश नहीं कहा जाएगा क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉय ने, कंपनी के एजेंट ने, कंपनी के ओनर ने उसको नहीं बताया, उसको बात को पब्लिक नहीं किया, तो इट कैन बी मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन, है ना, गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो आपको यहाँ पे जो बाय दा के बाद है इसको आपको ध्यान से समझना है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि कंपनी या फिर उसके एजेंट ने पब्लिक नहीं की वो इन्फॉर्मेशन अनपब्लिश्ड है, जो कि उसकी कंपनी या फिर एजेंट ने पब्लिश नहीं की वो अनपब्लिश्ड ही है, ठीक है। चलिए बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बट आप समझते रहिए क्योंकि मैं आप ये सब मैं आप ही के लिए कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑन डीलिंग, कम्युनिकेटिंग और काउंसलिंग, मतलब कि अगर कोई ऐसी, मतलब कि मान लो कि कंपनी में कोई एक तरीके से कोई मीटिंग चल रही है, कोई नए प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है,
तो उस समय क्या होता है, सारे एम्प्लॉयज को ये बता दिया जाता है कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन है बाहर जाके नहीं बताओगे, मतलब कि इस बात को आपको सीक्रेट रखना है until और unless कंपनी के ओनर, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस बात को कह दे कि यस वी आर फुली क्लियर कि हमें ये बात बाहर भेजनी ही है, ठीक है। तो जो इनसाइडर होते हैं उनको किन किन चीज़ों पे प्रोहिबिट कर दिया जाता है, वो डील नहीं कर सकते, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो काउंसिलिंग नहीं कर सकते किसी की। अब वो क्या क्या कहता है इस रेगुलेशन के अंतर्गत, हम इसको पढ़ते हैं। इधर ऑन हिज बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर अपने बिहाफ पे या फिर किसी और बंदे के बिहाफ पर भी वो किसी भी कंपनी के लिस्टेड शेयर्स, कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में है, डील नहीं करेगा, ठीक है। शुड ईदर no insider should either his own behalf or on behalf of any other person deal in security of a company listed on stock exchange when in possession of any unpublished price sensitive information, ठीक है। कोई भी उसके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर है तो वो बंदा किसी दूसरी या फिर किसी भी कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसके शेयर्स में डीलिंग नहीं करेगा। इज इट क्लियर टू यू? ओके। कम्युनिकेट नहीं करेगा, काउंसिल नहीं करेगा, प्रोक्योर नहीं करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली any unpublished price sensitive information to any person who while in possession of such unpublished price sensitive information, ठीक है, should not deal in securities। उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करना, किसी को काउंसिल नहीं करना, ठीक है, अगर उसके बाद में कोई भी उसके पास में कोई भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो, ठीक है। द रेगुलेशन रिक्वायर दैट नो कंपनी शुड डील इन सिक्योरिटीज ऑफ अनदर कंपनी और एसोसिएट ऑफ दैट अदर कंपनी व्हाइल इन पोजेशन ऑफ एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। कोई भी कंपनी, रेगुलेशन क्या क्या बताती है आपको, रेगुलेशन ये भी बोलती है कि कोई भी कंपनी अगर सिक्योर, मतलब कोई भी कंपनी अगर है, अगर उसके पास कोई भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आती है दूसरी कंपनी की भी, या फिर अगर उसकी अभी भी कोई भी अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन अगर उसके पास भी है, तो वो कंपनी दूसरी कंपनी के एसोसिएट्स या फिर दूसरी कंपनी के भी स्टॉक्स नहीं खरीदेगी। तो ये सब हमने बात करी इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर क्या होता है, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या है, इस सबको आप याद रखेंगे। अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये सब 1 मार्क में आपसे पूछ लिया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके आगे के जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 2-2 रेगुलेशंस करके हम पढ़ेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए। प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी, ओके। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है इसमें, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, कमेंट मी, ओके।